हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जीएसटी के कुछ अमेंडमेंट्स को लेके जो फिनांस एक्ट 2023 के थ्रू गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए। और ये चीज़ें रेलेवेंट है आपके सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल का जो एग्ज़ाम है फॉर जून 24 एंड दिसंबर 24। तो उसमें जो अपडेट्स आपके लिए रेलेवेंट है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करवा रहा हूँ। तो अलग से मैंने इसकी एक पीडीएफ बना रखी है। कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने कांटेक्ट किया था मैंने उनको शेयर भी कर रखी है, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। जिनके पास नए नोट्स है उसमें ये अमेंडमेंट्स ऑब्वियसली होंगे। तो डायरेक्टली हम अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं, बाकी जीएसटी के लेक्चर्स तो अवेलेबल है ही आपके पास। हमें देखना है कहाँ कहाँ पे चेंजेस हुए हैं। अब बहुत मेजर चेंज नहीं है यहाँ पे, इन बिटवीन छोटे मोटे चेंजेस है, तो मैं डायरेक्टली उन सेक्शंस को टारगेट करके यहाँ पे वो आपको कवर अप करवाता जा रहा हूँ। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहला सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 हमारा कॉम्पोजिशन स्कीम, जिसके बारे में आप जानते हैं हमने डिस्कशन किया हुआ है। अब कॉम्पोजिशन स्कीम का जो आपका सेक्शन है सबसेक्शन 2 विच इज़ रिलेटेड टू टर्म्स एंड कंडीशंस विच आर टू बी फुलफिल्ड फॉर क्लेमिंग दिस स्कीम। तो इसमें कुछ चीज़ें क्लियर आउट की हुई है कि आप अगर सप्लाई और सर्विसेज में हैं तो सब सेक्शन 1 के अलावा रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा और कहीं आपको ये क्लेम करने को नहीं मिलेगा। दूसरा, आप किसी और पर्टिकुलर गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होने चाहिए जिन पे जीएसटी नहीं लगता है, वो बात हुई थी। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स अगर आप कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। फिर बोला कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पे आ गया एक अमेंडमेंट, गुड्स वाले पॉइंट को इन्होंने कट कर दिया। इसका दूसरा मतलब ये हो गया कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू स्टेट लेवल पे गुड्स सप्लाई कर रहे हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेस्ट्रिक्शन हटा दिया। दिस इज़ द ओनली चेंज इन सबसेक्शन 2। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर। ये नीचे बॉक्स में इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, आप सिंपल लैंग्वेज में इसको गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं सबसेक्शन 2A। ये स्पेशल स्कीम की बात हुई थी स्पेसिफिकली फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, इनके लिए बात हो रही है। अब यहाँ जो टर्म्स एंड कंडीशंस नीचे एक्सप्लेन की हुई है उसमें भी सेम पॉइंट आ गया, वो गुड्स वाला टर्म उन्होंने हटा दिया, तो ये रिपीट पॉइंट हो गया, नया कुछ नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं। जब हम जा रहे हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 पे, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू कैसे काउंट होगी उसके रिगार्डिंग कुछ क्लैरिफिकेशन है। बोला वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट में जो 2 पॉइंट हैं ये वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई में काउंट होंगे, इंक्लूड होंगे। पहले तो बात हो रही है पैराग्राफ 5 की। पैराग्राफ 5 में हमने देखा था सेल ऑफ प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसमें बात हो रही थी कि भाई अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और उसका कुछ भी पेमेंट एडवांस में लिया है देन इट इज़ अ सर्विस, उसमें जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो उस एंट्री की बात हो रही है वो वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड होगी अगर जो पेमेंट है वो पूरा बाद में लिया जाए तो। ठीक है, पहले लिया जाए तो सर्विस है। दूसरा, वैल्यू ऑफ सच एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन क्लॉज ए ऑफ पैराग्राफ 8 ऑफ द सेड शेड्यूल। अब शेड्यूल 3 का अगर आप पैराग्राफ नंबर 8 देखेंगे तो चलिए पूरी नोट्स की जो कॉपी है उसमें भी अपने रेफ़र कर ही सकते हैं। सेक्शन 17 पे जाके देख लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे पॉइंट है, हमें देखना है शेड्यूल नंबर 3।
सर ये आ गया शेड्यूल नंबर 3, एंट्री नंबर 8। अगर ये देख के आपको याद आ रहा हो तो ये हम बात कर चुके हैं। इसमें बात हो रही थी कस्टम से रिलेटेड पॉइंट की, जहाँ पे वेयरहाउस गुड्स हम किसी को सप्लाई कर रहे हैं बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। मतलब मैंने गुड्स को वेयरहाउस करवा दिया है और ये गुड्स अभी तक मैंने होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं किए हैं। इन बिटवीन मैं ये गुड्स किसी को सप्लाई कर देता हूँ, उसकी बात हो रही है। सो हमने देखा था कि इस सप्लाई पे जीएसटी नहीं आएगा, ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में है। और अब जो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाएगा वही डायरेक्टली वन टाइम सीधा जो जीएसटी का अमाउंट है वो पे करेगा टू द गवर्नमेंट और द कस्टम अथॉरिटी। ठीक है, तो इस पॉइंट की यहाँ पे बात हो रही थी और रेफरेंस मैंने आपको दे दिया। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। 17 सबसेक्शन 5 नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी वाला जो पॉइंट था उसका भी रेफरेंस है यहाँ पे। अभी आपको अगर लिस्ट ध्यान में हो 17 सबसेक्शन 5 की, उसमें हमने देखा था ब्लॉक क्रेडिट्स या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी, ये पूरा टॉपिक था। वो मोटर कार और वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे लिस्ट में देखी थी, उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की हुई है ये नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी। तो ये जो पॉइंट्स चल रहे हैं यहाँ पे एक FA करके पॉइंट ऐड हुआ, गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर एक्टिविटीज रिलेटिंग टू हिज ऑब्लिगेशन अंडर CSR। तो CSR ऑब्लिगेशन के लिए इन शॉर्ट अगर आपने कोई भी एक्टिविटी की है, उसके लिए आपने कुछ गुड्स खरीदे और फिर उसमें CSR एक्टिविटी के लिए वो गुड्स आपने डोनेट कर दिए, तो उसमें जो भी इनपुट टैक्स आपने पे किया होगा उसका कोई ITC आपको क्लेम करने को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना, बिकॉज दैट इज़ फॉर CSR प्रोजेक्ट। ये ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड। देखें, notwithstanding anything contrary to contained in subsection 1 of section 22 or 24, the government may on recommendation of council by notification subject to such conditions as may be specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this act। मतलब ओपन एंडेड रखा है कि और भी किसी को अगर स्पेसिफाई करना हो, एग्जेम्पशन देना हो तो नोटिफाई कर सकते हैं। किसी का स्पेसिफिक नाम अभी यहाँ पे सेक्शन में तो नहीं लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन नंबर 29 सबसेक्शन 2 है, दिस इज रिलेटेड टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सर्टन सर्कमस्टांसिस। कब ऐसा हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। अब ये बी पॉइंट में थोड़ा सा अमेंडमेंट है। अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10, मतलब वही कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम, हैज़ नॉट फर्निश्ड रिटर्न्स फॉर अ फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सेड रिटर्न। अब क्या है ना, सेक्शन 10 वालों को जो है एनुअल रिटर्न भरना होता है साल में एक बार। अगर फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 3 महीने तक आपने वो रिटर्न फाइल नहीं किया, और ये कहाँ से काउंट होगा, एक सेकेंड, द रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सेड रिटर्न। तो इन शॉर्ट फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद जो भी ड्यू डेट आती है वहाँ से 3 महीने, अगर ये 3 महीने के अंदर इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आफ्टर दिस ड्यूरेशन जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। माइंड वेल, फाइनेंशियल ईयर के बाद 3 months नहीं, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट से 3 months। ठीक है, तो ये 3 months वाली कंडीशन यहाँ क्लैरिफाई की। सी पॉइंट में बाकी लोगों के लिए बोला है सच कंटिन्यूस टैक्स पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो अदर देन सेक्शन 10 वाले जो असेसी हैं उनके लिए भी डेडलाइन डिसाइड हो सकती है कि भाई इतने टाइम तक अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। वैसे जो कंडीशन है वहाँ पे वो 2 टैक्स पीरियड बोली हुई है आगे रूल में, आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं किया बट वैसे 2 टैक्स पीरियड है। मतलब अगर मंथली रिटर्न फाइल करना नेसेसरी है, 2 महीने तक बैक टू बैक रिटर्न नहीं भरा तो फिर ये कंडीशन आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 30 में जो पॉइंट है उसमें सच में भी प्रिस्क्राइब, नथिंग स्पेसिफिक, जाने देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उस पर। इसके बाद आ रहा है सेक्शन नंबर 37। अब ये है आपका रिटर्न फाइलिंग का जो सेक्शन है 37, 38, 39। तो इसमें हमने पहले ही बात की थी कि काफ़ी सारे चेंजेस उन्होंने किए हुए हैं। तो इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले क्या सिचुएशन थी और अब क्या है। मैं आपको कंपेयर करवा देता हूँ, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 37 आउटवर्ड सप्लाईज के लिए रिटर्न फाइल करने की बात करता है। अब यहाँ बोल दिया सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, नथिंग स्पेसिफिक। यहाँ पे भी सेम बात बोली है, टाइम लिमिट के बारे में यहाँ कुछ स्पेसिफाई किया नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि सेक्शन 37 में ऊपर यहाँ बोला हुआ है ऑन और बिफोर 10th day ऑफ द मंथ। तो इस पॉइंट में कोई मेजर करेक्शंस नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई 1 से 10 तारीख के बीच में आपको आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न फाइल करना है। ये बात यहाँ पे क्लैरिफाई की है। एक्सटेंशन मिल सकता है, नॉल वो सेम चल रहा है।
सब सेक्शन 2 जो है वो कैंसिल हो गया, उसको हटा दिया गया, ठीक है, बिकॉज पहले आपको सेक्शन 38 में एक इनवर्ट सप्लाई का रिटर्न फाइल करना पड़ता था जिसके साथ मैचिंग होती थी, तो ये इनवर्ट सप्लाई का रिटर्न फाइलिंग वाली बात जो हटा दी, मैचिंग वाली बात 42 43 में होती थी वो हटा दी, तो ये सब का इफेक्ट आ गया। फिर बोला है कि कोई करेक्शन अगर आपको करना है, एक पर्टिकुलर मंथ का आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न आपने भरा सेक्शन 37 में, उसमें करेक्शन करना है, तो आप अगले महीने कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं करेक्शन, तो उसके लिए डेडलाइन यहाँ पे कर दी 30 नवंबर। ये सेम चेंज है जो 16 सबसेक्शन 4 में किया गया था, जो सितंबर के बदले डेडलाइन चेंज करके हो गई है 30 नवंबर, एग्जैक्टली सेम चेंज है, तो नथिंग न्यू, ठीक है, वही पॉइंट है। ठीक है, सब सेक्शन 4 यहाँ पे बोल दिया, रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सबसेक्शन 1 फॉर अ टैक्स पीरियड इफ द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड हैज़ नॉट बीन फर्निश्ड बाय हिम। इम्प्लाइड है, अगर आपका अप्रैल महीने का रिटर्न भरना बाकी है, ठीक है, तो आप क्या मई का रिटर्न भर सकते हो क्या? वो पॉसिबल नहीं है, तो पहले आपको अप्रैल वाला क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मई का रिटर्न फाइल कर सकते हो। ये अंडरस्टूड सी बात है और यही चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई की। और यहाँ पे एक लास्ट डेडलाइन कि अगर आपने डिले कर दिया, कितना डिले करोगे तो चलेगा, मैक्सिमम बोला है 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट। किसी भी टैक्स पीरियड का रिटर्न अगर आपका भरना बाकी है आउटवर्ड सप्लाई का, तो उसकी जो ड्यू डेट होगी ना, उस ड्यू डेट से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 years, उससे आगे आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये क्लैरिफाई किया, उसके बाद फाइल नहीं कर सकते, सिंपल कहने का मतलब ये है। 38 सबसेक्शन आ गया आफ्टर अमेंडमेंट, सीधी बात है, पहले 38 में इनवर्ट सप्लाई का रिटर्न आपको मैन्युअली फाइल करना पड़ता था, अब उन्होंने इसको हटा के ऑटो जनरेटेड वाला सिस्टम लेके आ गए। तो होगा ये कि आप जैसे ही 37 का रिटर्न फाइल करेंगे, 38 का जो स्टेटमेंट है वो ऑटो जनरेट होगा, अपने आप सिस्टम जनरेट करके देगा, तो आपको आपके परचेजेस को यहाँ पे एनलिस्ट मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा। दैट इज़ अ मेजर वेरिएशन। पहले आपको मैन्युअली सारे बिल जो है वो एंटर करने पड़ते थे, अब वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो जो ITC क्लेम करना है नॉल है, वो सारी चीज़ें समझो ऑटोमेट हो गई। मैंने जितना सामान बेचा मैंने एंट्री कर दी, अब जिसके नाम पे या जिसको बेचा उसके सिस्टम में वो परचेजेस की एंट्री अपने आप दिखने लग जाएगी, उसको मैन्युअली नहीं करनी पड़ेगी और ना ही मुझे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने जिससे सामान खरीदा है उसने सेल्स की एंट्री दिखाई होगी, तो परचेज की एंट्री मेरे पोर्टल पे ऑटो जनरेट हो जाएगी, ये आपको ध्यान रख के चलना है। तो ये बेसिक कंडीशन यहाँ पे है 37 और 38 में, और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। हम नेक्स्ट सेक्शन पे आगे बढ़ सकते हैं। सेक्शन 39, ये आपको पता है मंथली रिटर्न फाइल करने वाला प्रोविज़न है। हर एक टाइप के एसएससी के लिए अलग अलग मंथली रिटर्न की डेट्स दे रखी है, तो वही पॉइंट है जो लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। करेक्शन खाली एक यहाँ पे आया है पॉइंट नंबर 5 में, वो हमें देखना है। एवरी रजिस्टर्ड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन shall for every calendar month or part thereof furnish in such form and manner as may be prescribed a return electronically within 13 days। ये NRTP वाली कैटेगरी है, NRTP। तो इनके लिए पहले 20 डेज़ की टाइम लिमिट थी। 20 डेज़ कब से? कैलेंडर मंथ खत्म होने के बाद। जैसे ही मंथ खत्म हुआ अगले 20 दिन में आपको रिटर्न भरना है। अब वो 20 दिन को घटा के उन्होंने कर दिया 13 दिन। अच्छा, और ये 7 डेज़ वाली कंडीशन लास्ट टाइम भी थी, जो लास्ट टैक्स पीरियड उनका होगा वहाँ से 7 डेज़, तो इन दोनों में से विच एवर इज़ अर्लियर वैसा, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। सब सेक्शन 7 में इन्होंने एक प्रोविज़ो में कुछ माइनर करेक्शंस किए हैं, तो पूरा सबसेक्शन देख लेते हैं तो चेंज समझ आएगा। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 अदर देन द पर्सन रिफर्ड टू इन प्रोविज़ो देयर टू। और सबसेक्शन 3, जो प्रोविज़ो है ना, प्रोविज़ो में वो बात हो रही थी जिनको क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट वाली स्कीम के लिए अलाउ किया गया था, वो आप एक बार रिकॉल कर सकते हैं। shall pay the tax due as per such return not later than the last day on which he is required to furnish such return। मतलब इन शॉर्ट नॉर्मली जिस दिन आपकी रिटर्न भरने की डेडलाइन होती है, ड्यू डेट होती है, उस दिन या उससे पहले आपको टैक्स का पेमेंट कर देना पड़ेगा, सिंपल। प्रोवाइडेड एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशिंग द रिटर्न अंडर द प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 शैल पे टू द गवर्नमेंट। अब ये स्पेसिफिक किन के लिए हो गया? क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, ऐसा हमने वहाँ पे देखा था। Within such time as may be prescribed, an amount equal to the tax due, taking into account the inward and outward supply of goods or service or both,
ITC अवेल टैक्स पेएबल एंड सच अदर पर्टिकुलर्स ड्यूरिंग अ मंथ। इन शॉर्ट बात वही रिपीट कर रहे हैं कि भाई चलो रिटर्न जो है ना वो आप मंथली बेसिस पे मत भरना, उसके बदले आप क्वार्टरली भर देना, ठीक है। लेकिन जो टैक्स का अमाउंट है वो तो आपको मंथली जमा करवाना ही पड़ेगा, वो ध्यान रखना है। तो जिन असेसीज को अलाउ किया था कि चलो ठीक है आप रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पे भर देना, उनको बोला है कि टैक्स का अमाउंट तो आपको मंथली सबमिट करना पड़ेगा। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रोविज़ो में स्पेसिफिक बोला है कि किसी का पिछला टैक्स रिटर्न बाकी हो और फिर भी उसको आगे वाला पहले भरना हो, अलाउ कर सकते हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में। जनरल प्रोविज़ो 3 इयर्स वाली कंडीशन रिपीट। अब चलिए, तो नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं दैट इज सेक्शन नंबर 56। इट इज़ रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड्स। या नॉर्मल कंडीशन ये है कि रिफ़ंड एप्लीकेशन करने के बाद अगर 60 डेज़ के अंदर अंदर पैसा रिफ़ंड नहीं हुआ तो आपको उसके बाद 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा फॉर डिले। अच्छा, ये मैटर अगर कोर्ट में गया और कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि भाई इनको रिफ़ंड मिलना चाहिए, तो वो रिफ़ंड डिक्लेयर होने के अगले 60 डेज़ में आफ्टर कोर्ट्स ऑर्डर पैसा आपको मिल जाना चाहिए। नहीं मिला तो इंटरेस्ट का रेट बढ़ के कितना हो जाएगा, 9%। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि जिस दिन रिफ़ंड का आपने एप्लीकेशन किया 60 डेज़ में भाई पैसा मिल जाना चाहिए। नहीं मिला तो इसके आगे का जो ड्यूरेशन है ना उसमें आपको 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। मान लो डिपार्टमेंट इंटरेस्ट आपका पैसा रिफ़ंड नहीं कर रहा, आप कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुना दिया, यहाँ पे आ गया कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट ने बोला भाई पैसा दे दो। तो इसके बाद अगले 60 डेज़ के अंदर अंदर अगर पैसा नहीं मिला तो उसके बाद का जो ड्यूरेशन है ना, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, 9% पर एनम। अब ये जो ड्यूरेशन है इसका क्या होगा भाई, इसमें तो 6% पर एनम तो लग ही रहा है, वो आपको मिलेगा। तो यहाँ से लेके ये एंड तक 6% पर एनम का इंटरेस्ट फिक्स, और उसके बाद कितना, 9% पर एनम का इंटरेस्ट फिक्स। ये बात हुई थी। अब आगे देखें हाईलाइट किया कंटेंट उसमें क्या आया। For the period of delay beyond 60 days, okay, from the date of receipt of such application till the date of refund of such tax to be computed in such manner to such condition। अच्छा, सिर्फ जनरल बोला such condition restriction, तो अपना पॉइंट यही है। तो मतलब मेजर अमेंडमेंट कुछ कैलकुलेशन को लेके नहीं। आगे बढ़ सकते हैं। IGST वाला टॉपिक है, उसमें कुछ बातें हो रही है। NRTP नॉन टैक्सेबल, ये वो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन था, ये नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट है, उसकी बात हो रही है। तो हम देख चुके हैं नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट में रिवर्स जो मतलब इन शॉर्ट जो आउटर टेरिटरी में बैठा है वो GST कलेक्ट करके पे करेगा। तो थोड़ा डेफिनेशन को उन्होंने ठीक किया और कुछ नहीं है। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज में ये एक पार्ट कट कर दिया डेफिनेशन में से, एसेंशियली ऑटोमेटेड एंड इन्वॉल्विंग मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो एसेंशियली ऑटोमेटेड नहीं भी होगा और थोड़ा बहुत ह्यूमन इंटरवेंशन हो भी रहा है तो भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटाबेस सर्विसेज में ये आ सकता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 13 जो है IGST को लेके, उसमें सब सेक्शन 1 ओमिट हो चुका है, था पहले ही था लेकिन अब इसको ओमिट कर दिया, इतना हमें ध्यान रखना है। और लास्ट पार्ट आया दैट इज़ द GST कॉम्पनसेशन टू द स्टेट एक्ट। देखो मेजर चेंज अगर मैं आपको इसमें बता दूं तो मेनली इतना है कि ये कॉम्पनसेशन टू द स्टेट एक्ट जो है, पहली चीज़ तो ये कि ये अब कंटिन्यू हो चुका है, एप्लीकेबल रहेगा टिल 2026 जून 2026, ठीक है, 30 जून 2026 ये डेट है। इस डेट तक GST कॉम्पनसेशन एक्ट एप्लीकेबल रहने वाला है, ये क्लियर किया। इसको लेके कुछ डेफिनेशंस को उन्होंने ऐड ऑन किया है, जैसे रिटेल सेलिंग प्राइस मतलब MRP क्या होता है वो समझाया हुआ है। तो ये अगर आप फाइनल में है थियरी के लिए एक बार इसको पढ़ सकते हैं, और एग्जीक्यूटिव में अगर है तो मे बी ओल्ड सिलेबस में कुछ MCQ में काम आ जाए तो इट इज़ पॉसिबल, न्यू सिलेबस में सब्जेक्टिव डेफिनेशन हो सकती है। तो MRP की बात हो रही, जो रिटेल सेल प्राइस हम बोलते हैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये एक आंसर आपको थियरी में रीड करना रहेगा, क्लियर है। तो इसके साथ जो आपके अमेंडमेंट्स हैं, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर एग्जीक्यूटिव लेवल। एग्जीक्यूटिव में जितना GST का सिलेबस है ना उतने सारे मैंने अमेंडमेंट यहाँ पे कवर अप करा दिए। फाइनल में कुछ और सेक्शन में ऐड ऑन होंगे, पॉसिबल है, वो मैं इसके बाद ऐड करूँगा। सो दिस इज specifically focusing those many additions or amendments which relate to CS executive.
फाइनल वाले फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ऐड ऑन करेंगे, उसका भी जो कंटेंट रहेगा मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फाइनल में मतलब स्पेसिफिकली फॉर ओल्ड सिलेबस, क्योंकि न्यू में तो टैक्सेशन मैंडेटरी नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स ने टैक्स के लिए ऑप्ट नहीं किया होगा। क्लियर? सो आई होप यहाँ तक आपको अमेंडमेंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब इंडिविजुअली आपकी कोई क्वेरी है तो फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।